सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे हमारा ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर होते हैं। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि ज्योग्राफी सेक्शन जो है यूपीएससी के बेस पर हम एनसीईआरटी से यहाँ पर कवर करेंगे। एनसीईआरटी के दोनों सेक्शंस 11th और 12th की जो दोनों बुक्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे एक सीरीज़ के बेस में। ठीक है, तो इन सीरीज़ को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड डेली बेसिस पे ये मोस्टली जो जितनी भी सीरीज़ यहाँ पर आएंगी उसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे वो 2021 2022 के जो अटैम्प्ट होंगे उसमें जितने भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली रहेगी। बिकॉज करंट में जो प्रीलिम्स हैं वो हमें पता है 4 अक्टूबर से है, तो वहाँ पे अगर इस टाइम पर ये वीडियो देखकर या यहाँ से कोई नया रिसोर्स पकड़ के आप रिवाइज़ करेंगे तो उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज आप इसको मल्टीपल रिवाइज़ करने का आपके पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं जिनको रिवाइज़ करनी है। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा वो देखें जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं या सो ऑन आगे फर्दर ईयर्स में अपीयर होंगे। ओके, सो शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो हमारा एनसीईआरटीज़ का 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है कि ज्योग्राफी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एकदम जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो यहाँ पर एनसीईआरटी से आप कवर कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने एनसीईआरटी से कवर कर लिया एंड स्टैंडर्ड बुक को फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा तो नहीं मेरा कुछ सिलेबस रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप एनसीईआरटीज़ को ही मल्टीपल रिवाइज करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मल्टीपल रिविजन से ये रहता है कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो थॉरली रिवाइज हो जाते हैं और आप एग्ज़ाम में जैसे ही वो चीज़ को सुनते हैं तो वो डायरेक्ट आपके माइंड में स्टक हो जाती है, राइट। तो यहाँ से शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर किन चीज़ों से डील कर रहा है वो है हमारी ज्योग्राफी के कितने इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन्स हैं, क्या क्या उसकी ब्रांचेस हैं, क्या होता है ज्योग्राफी, मैन और नेचर के बीच में क्या क्या रिलेशन आते हैं, ज्योग्राफी की क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, ज्योग्राफी और उनके अदर सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनके आंसर्स क्वेश्चंस, फिज़िकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस के बीच में क्या क्या रिलेशंस आ रहे हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं उनके, ज्योग्राफी और सोशल साइंस का रिलेशन, ब्रांचेस ज्योग्राफी की और फिज़िकल ज्योग्राफी और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये स्टार्ट होता है गाइस कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, कि हम ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमारे लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, बेसिकली वी आर लिविंग ऑन ए अर्थ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम यहाँ से प्लांट्स हमारे साथ हैं, एनिमल्स यहाँ पर हैं, एक्वेटिक यहाँ पर हैं, ह्यूमन बीइंग यहाँ पर है, और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। वो सब जो है वो इसी अर्थ पे, इसी ग्लोब के ऊपर रह रही हैं। सो क्या होता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इंटरलिंक्ड होती हैं, बट हमें पता नहीं होता है और हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। सो मेन यहाँ पर फोकस क्या होता है कि वी लिव ऑन अर्थ, हम एक अर्थ पे रह रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, हमारा सराउंडिंग कैसा है, उस सराउंडिंग में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल्स हैं, उन रिसोर्सेज में क्या क्या जो रिसोर्सेज हैं वो किन किन कैटेगरीज़ में हैं, उन रिसोर्सेज से हमें फूड, शेल्टर, ड्रेस, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेटिक डिपेंडेंसी, और क्या क्या क्रॉप के पैटर्न्स हैं। जैसे हिली एरियाज़ में अलग क्रॉप्स होते हैं, प्लेन्स एरिया में अलग क्रॉप्स होते हैं, उनका पैटर्न अलग होता है, सीजनल वाइज अलग होते हैं, और क्या क्या जियोलॉजिकल चेंजेस उसमें आ रही हैं, क्या क्या टाइमिंग चेंज आ रही है, लैंड एंड पीपल्स के फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारा वेरिएशंस हैं, कल्चर में भी बहुत सारा वेरिएशंस हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ तो असम के लोग और किसी और राजस्थान के लोग, उनके वे ऑफ ड्रेसिंग अप, उनके कल्चर, उनके फिजिकल अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये इंसान राजस्थान का रहने वाला है या ये गुजरात का रहने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिमिलरली ईजिली उसको पहचान सकते हैं, शक्ल से नहीं, बॉडी एंकर से नहीं, तो आप उसके ड्रेसिंग सेंस से पहचान सकते हैं। टर्बन पहनी होगी सर के ऊपर तो वो पंजाब वाली साइड से हो सकता है, मोस्टली सिख होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उनकी क्या क्या विजुअल सेंस हैं, उन सब चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। बिकॉज हम जब ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमें इन सब के बीच में एक रिलेशन बनाने का आइडिया हो जाएगा कि हमें इन सब चीज़ों को कैसे फॉलो करना है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पर क्या आती हैं कि जितनी भी टेक्निक्स बनाई गई हैं, जो जोग्राफर्स होते हैं, जैसे एक मैथमेटिशियंस होते हैं तो वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, एक साइंटिस्ट होता है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में अपना इनिशिएट देता है, अपना जितना भी योगदान है वो देता है। सेम यहाँ पर क्या रहता है कि जो एक जोग्राफर्स होते हैं, वो जोग्राफर्स ने क्या किया है, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके
एक अपने अर्थ सरफेस को और अच्छे से समझने की कोशिश की है। जैसे इन दिनों में अगर बात करूँ तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं और एक ईजिली रिलायबल ट्रस्ट इसके साथ हमारा टाइम ईजिली स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिसेंट 2 टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हमारी, GIS और कंप्यूटर कार्टोग्राफी। अब GIS को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और GPS आप ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप फ़ोन में वीडियो भी देख रहे हैं तो आपके फ़ोन में आप कोई भी चीज़ जब खोलते हैं एप्लीकेशन तो वो आपसे GPS की सेटिंग मांगता है कि आप GPS अपना देखना चाहते हैं, लोकेशंस वगैरह जो होते हैं ना जिनको हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं, इन चीज़ों पे, और कंप्यूटर पे क्या क्या मैप्स वगैरह ड्रॉ करना, एरिया को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिसेंट टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके ये सब देखा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, वो बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे फिजिकल और कल्चरल रिलेशन को। फिजिकल कल्चरल मैंने आपको बता दिया, फिजिकल मतलब उनके अपीयरेंस के हिसाब से कि वो कैसे दिखते हैं, किसका कैसा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कुछ लोगों की हाइट उनके फैमिली बैकग्राउंड DNA से आती हैं उनकी, ठीक है, उनका कल्चर किस तरह का है, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है, उनके फेस्टिवल कैसे हैं, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, इनसे हमें पता चलता है। ठीक है, और सेकंड चीज़ उनके टूल्स वगैरह वो किस तरह से उनको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि ऑब्वियसली अगर हम आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसको किसी ने तो इनिशिएट किया होगा। तो जिसने इस टर्म को इनिशिएट किया था उसको हम क्या बोलते हैं, एरातोस्थीन्स बोलते हैं। एरातोस्थीन एक व्यक्ति था, एक स्कॉलर था जिसने ज्योग्राफी का ये टर्म जो है इसको सबके सामने रखा था। एक ग्रीक स्कॉलर था और इस टाइम पर ये चीज़ चल रहा था उनका। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं कंटिन्यू आगे कि ज्योग्राफी जो है वो हमारा 2 टर्म को मिलाकर बनाया जाता है। एक आता है हमारा जियो और दूसरा हमारा आता है ग्राफ। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफ होस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। इन शॉर्ट अगर हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करें तो हम इसको बोल सकते हैं, देख, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज़ जनरली कंसिडर्ड एज अ ज्योग्राफी। कि एक अर्थ को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये एक अर्थ है, ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, XYZ फैक्टर, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ किसी के सामने तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया का एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पर, हाउ कैन वी से दैट अर्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब हमें डे टू डे लाइफ में पता है मल्टी डायमेंशनल मतलब जहाँ एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, एक से ज़्यादा वेरिएशंस हैं। अब मैंने आपको बोला कि बहुत सारी साइंस हैं जो फिजिकल फीचर्स पे बात कर रही हैं, जैसे जोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, मेट्रोलॉजी, कल्चरल फीचर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बात कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोलॉजी मतलब कि वाटर से, ओशन से रिलेटेड, बॉटनी, प्लांट्स, एनिमल्स, मेट्रोलॉजी, माइनिंग्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ एक जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज दिस इज़ ए अर्थ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, ठीक है, हम प्लांट्स भी लगा रहे हैं, फ्लोरा फौना भी देख रहे हैं, हम यहाँ पर पेडोलॉजी भी देख रहे हैं, ओशंस भी यहीं पर है। तो सब कुछ एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो एक ही अर्थ के ऊपर है, जिसके ऊपर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर इसको जब आगे पढ़ते जाएंगे तो ये ईजिली और अच्छे से एक्सप्लेन होता जाएगा। फिलहाल बस इतना याद, थोड़ा सा बेसिक अपना आइडिया क्लियर करते जाइए कि हम जब मल्टी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं। जो डायमेंशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं फिजिकल्स में ये, एंड कल्चरल की जब हम बात कर रहे हैं तो कल्चरल में हम पकड़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, सोशली अवेयरनेस के लिए, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है, इन सब चीज़ों को लेकर हम चलते हैं। ओके, अब यहाँ आता है हाउ डज ज्योग्राफी डिफर फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। अब ज्योग्राफी जो है वो बाकी सब्जेक्ट से डिफ़र क्यों है, ये चीज़ भी यहाँ पर मोस्टली बोली जाती है। अब डिफ़र इसलिए है क्योंकि ये हर सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर मैं बोलूँ जैसे अगर एक सोशलॉजी ले लीजिए तो सोशलॉजी सिर्फ सोशली अवेयरनेस के लिए हम काउंट कर रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ तो हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री के बारे में मुझे बता रहा है। बट जब मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी एक मल्टी डायमेंशनल है, वो हर एक सेक्टर को अपने साथ को रिलेट करती है, उनके साथ टच में रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन। अब एरियल डिफरेंशिएशन की जब गाइज मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा,
सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की किसी एक, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने बोला सपोज़ कि किसी एक व्यक्ति की हमें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ जाननी है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जैसे मैंने ये एक व्यक्ति ले लिया, ठीक है, इसकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसकी क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को जब मैं जान रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एरियल डिफ्रेंशिएशन जान रहा हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर टोटल फिजिकली और कल्चरली में उसमें क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। ओके, अब जियोग्राफर स्टडीज़ क्या होते हैं, व्हाट डू, मतलब जितने भी जोग्राफर्स होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में, साइंटिस्ट बोल दो या मास्टर्स बोल दो, जिन्होंने इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल की हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या पढ़ते हैं। बेसिकली एक जोग्राफर क्या करता है, उसका मेन फोकस रहता है कि वो क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि किस स्टेट में, किस एरिया में, जैसे हिली एरियाज़ होते हैं, शिमला, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, या प्लेन्स एरिया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सेंट्रल एरियाज़ आए थे। यहाँ इन दोनों एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों, एक हिली एरियाज़ आए थे, एक प्लेन एरियाज़ आए थे, दोनों में डिफरेंस इतना रहता है कि हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो जोग्राफर जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दोनों का क्रॉपिंग पैटर्न अलग होता है, वहाँ पर अलग अलग तरह से फसल बनाई जाती है दोनों की, और क्लाइमेट में भी बहुत वेरिएशन होता है। जैसे हिमाचल, शिमला, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो है वो गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती है, सर्दियों में अच्छी ठंड होती है। बट वहीं अगर आप सेंटर ऑफ द कंट्री चले जाएंगे, लाइक मध्य प्रदेश चले जाएंगे, तो वहाँ पर 12 महीने आपको एक जैसा मौसम के आसपास ही मिलता है। मतलब यू कैन ईजिली स्पेंड कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। सॉइल में बहुत सारा वेरिएशंस होता है, डिमांड, वहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जैसे हिल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स, लोगों की काम करने की क्षमता। तो एक जोग्राफर क्या करता है, इन सारे रिलेशंस को अपने साथ अंडरस्टैंड करता है, उन सारे रिलेशंस को एक साथ मैच करके देखता है कि इनमें से वो क्या चीज़ पॉइंट आउट कर सकता है और उसको वो अच्छे से समझने की कोशिश करता है। ओके, अब यहाँ बात आती है मैन और नेचर का रिलेशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ क्या आती है, मैन और नेचर जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमन जो है वो नेचर के बिना कुछ नहीं है, तो नेचर भी ह्यूमन के बिना उतना भी सक्सेंग नहीं हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग को मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होती हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो लाइक क्लोथिंग, शेल्टर, ऑक्यूपेशंस ऑफ द मैन डिसाइड जो है वो कौन करता है, हमारा नेचर। मतलब कि हम नेचर से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। सपोज़ जैसे आज हम कॉपी पेन पेपर जो यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो ये कॉपी पेन पेपर ये सब कहाँ से आ रहा है, लकड़ी से आ रहा है, वुड से आ रहा है, जो हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये पेड़ है, इसको अगर हम नहीं काटेंगे तो इसका सोफ़ा नहीं बनेगा, बेड नहीं बनेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये नेचुरल चीज़ें तो हैं, हम इन नेचुरल चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके, मॉडिफाई करके, टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर हम इनको मैन मेड की ह्यूमन के लिए यूज़ में लगा रहे हैं। तो ये एक रिलेशन है ह्यूमन और नेचर का, दैट दे बोथ आर डिपेंडेंट एंड मैन इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द नेचर। ओके, अब टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग की कैसे हेल्प करती है डे टू डे लाइफ में, अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन का एफर्ट कम कर देती है। कोई भी काम करना हो, अगर एक मशीन जो है वो एज ए ह्यूमन बींग उससे ज़्यादा बेटर काम कर लेती है, एफिशिएंट काम कर लेती है, और एक प्रॉपर वे से उसको टाइम पे ख़त्म भी कर लेती है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है कि वो रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को काम कर सकते हैं। मतलब एक इजीली मैं बोलूँ तो किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, क्या वो ह्यूमन बींग है या कोई भी वर्कलोड है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्सेशन है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक को कभी खोल के देखा होगा रिसेंट डेज़ में, तो आपको ये याद आ जाएगा, एक ह्यूमन बींग क्या करता है, नेचर से बोलता है, नेचर से डायलॉग कन्वर्सेशन हो रहा है कि नेचर को बोलता है कि अगर तुमने हमें सॉइल दी है तो हमने क्या किया, उसका कप बनाया है, तुमने अगर हमें रात दी है तो हमने क्या किया, उसका लैम्प बनाया है। लाइक लैम्प मीन्स वो जो रोशनी के लिए लगाया जाता है ना, बल्ब वगैरह, उसमें वो दिया वगैरह जलाया जाता है, थोड़ा सा बाती वगैरह। यू क्रिएटेड विल्डरनेस, हिली टेरेन एंड डेजर्ट्स। तो हमने इन तीनों एरियाज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो हमने फ्लावर्स, गार्डन्स वगैरह ये सब उस पर अप्लाई करके उसको और भी सुंदर बनाया। सो इट्स मीन्स दैट ह्यूमंस एंड नेचर की अगर मैं बात करूँ तो दे बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर आ रही है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं, एक्सप्लेन द चेंजेस अकर्ड इन द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम, कि जब ह्यूमन बीइंग के इस टाइम जोन के बीच में क्या क्या सिविलाइजेशंस आई हैं, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें यहाँ क्या होती हैं, अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा देता हूँ इसमें। मैन मूव्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम।
पहले के टाइम पर क्या होता था, जैसे मैं थोड़े से पीछे की बात चल जाऊँ, ट्राइबल्स के टाइम पे, तो ट्राइबल्स के टाइम पर क्या होता था ज़्यादातर कि हम डायरेक्ट नेचर के ऊपर डिपेंड थे, कि हम लाइक जो हंटिंग होती है हम डायरेक्ट वहीं से, मतलब हमारे ही पूर्वजों की मैं बात करूँ तो वो लोग क्या करते थे, डायरेक्ट हंटिंग करते थे और उसी को डायरेक्ट पका के, जैसे कच्चा आधा जैसा भी वट एवर जैसे भी वो खाते थे, पता नहीं कैसे खाते थे उसको, वो वैसे का वैसे, मतलब उनकी वो नेसेसिटी जो ज़रूरत थी उस ज़रूरत से वो आज़ादी में हो गए हैं। अब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ बना ली हैं नेचर के हिसाब से कि वो क्या कर रहे हैं कि मतलब नेचर से उन्होंने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ बना ली हैं जो उनको अब नहीं भी दोगे तो उनकी यूज़फुल की नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने ऑर्गेनाइज कर ली है, ट्रांसपोर्ट कर ली है, कम्युनिकेशन कर ली है, स्टोर कर ली है इजीली, ताकि वो सिविलाइज हो सके एक प्रॉपर मैनर से। मीन्स अगर हम एक शब्दों में इनकी बात करें तो अब ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रॉपर सिविलाइज हो गए हैं इस टाइम जोन के अंदर, और अब वो इतना डिपेंड नहीं है मार्केट नेचर के ऊपर, सॉरी, एंड उस नेचर से वो डायरेक्ट उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको उन्होंने पहले ही ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितना भी उनको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ओके, व्हाट डज जोग्राफर स्टडीज़। अब जोग्राफी स्टडीज़ पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन एज पार्शियल इंटीग्रेशन। अब किस चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, एक जोग्राफी में हम ये चीज़ ज़रूर पढ़ते हैं कि एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों के बीच में। दोनों चीज़ें कौन, एक नेचर और एक मैन, इन दोनों के बीच में जब तक आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो वो बैलेंस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, दैट विल वी आर नॉट प्रॉपरली मेंटेनिंग द थिंग्स। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस कंसर्न विद द ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो 3 कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। पहला, व्हाट आर द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स फाउंड ऑन द अर्थ, कि कौन कौन से नेचुरल और कल्चरल फीचर्स जो हैं वो फाउंड किए जाते हैं अर्थ के ऊपर, मतलब कौन कौन से नेचुरल और कल्चरल फीचर जो है वो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, और ये क्यों पाए जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये तीनों शब्दों के बारे में बता दूं। उन्होंने बोला है कि ओनली द दीज 3 वर्ड्स की मैं बात करूं, व्हाट, वेयर एंड वाई, कि कोई भी नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, एंड कैसे पाए जाते हैं, और क्या है, क्यों है और कैसे हैं। ओके, अब हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज़ ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि इसको ध्यान से सुनना आप लोग कि हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज़ एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। अब इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन की जब बात आती है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। इट इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, इट इंक्लूड्स पार्शियल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस, इट अप्रोचेस इज holistic in nature, it recognizes the fact that the world is a system of interdependence. The present world is a global village. The efficient transport and communication help the world to become unified village. ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो परमानेंट हैं और जो टेम्प्रेरी हैं, उन सब के बेस के ऊपर एक हॉलिस्टिक नेचर के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखते हैं, कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है उसको एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखते हैं, जिसमें क्या है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट होने का मतलब है कि ह्यूमन एंड मैन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जब तक डिपेंड रहेंगे तब तक इजीली हर एक चीज़ जो है वो सही चलती रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की। बात की है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने वर्ल्ड को हेल्प किया है कि वो एक अच्छा यूनिफाइड विलेज बन सके, ताकि इजीली हर चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो सके, प्रॉपरली मेंटेन हो सके, उसमें कोई भी फॉल्ट ना आ सके। ठीक है, तो ये एक बेटर फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना जितने भी होते हैं उन सबको कवर करने का भी काम करता है। जैसे ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, जैसे सुनामीज, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, जब ये सब चीज़ें आनी होती हैं तो हमने इतनी टेक्नोलॉजी मेंटेन कर ली है कि हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेशंस पहले ही हमने वहाँ सेट किए होते हैं कि हमें सपोज़ जैसे बारिश आनी होती है तो हमें पहले ही पता हमारे फ़ोन में या टीवी में पहले ही वो अलार्म कर दिया जाता है कि इतनी बारिश हो सकती है, मतलब एक वीकेंड से एक अजम्पशंस के बेस पे हमें आइडिया दे दिया जाता है। सो ये सारे काम किसके हैं, अगर मैं बात करूँ, ये सारे काम हमारे ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंस और सोशल साइंस का। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंस और सोशल साइंस के, कि हम एक नेचर समझ सकें, रियलिटी समझ सकें, किसकी, नेचर की। अब नेचर की रियलिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा इसको कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशंस बनाया जाता है किसका, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट के साथ, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, पेडोलॉजी,
ठीक है, मेट्रोलॉजी, जोग्राफ़ी, जियोलॉजी सॉरी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशलॉजी, इन सब चीज़ों के साथ इंटरलिंक है। इवन ये आपकी बुक में भी शायद एक पेज के ऊपर दिया हुआ है, जिसको मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है कि वहाँ क्या बने, मे बी वहाँ पर कुछ कॉलम या फील्ड दिया होगा, या फील्ड ऑफ द जोग्राफी ऐसा कुछ लिखा होगा। सो ये जस्ट आपको याद रखने के लिए है बेसिक कि एक जोग्राफ़ी के इतने सारे मल्टी डायमेंशंस हैं, जिसके लिए उनको हम मल्टी डायमेंशनल भी बोलते हैं, कि ये बहुत सारे वर्क जो है वो एक साथ करता है। ज्योग्राफी का इन सब के साथ एक इंटरलिंक होता है। ओके, हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर्सपेक्टिव आपको ये जानने के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रिलेशन क्या होता है ज्योग्राफी का और नेचुरल साइंस का, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस की। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जितनी भी ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, उनका क्लोज रिलेशन है किसके साथ, नेचुरल साइंस के साथ। बायो ज्योग्राफी जो है बेसिकली किसके साथ रहती है, जॉलजी और बॉटनी के साथ। जॉलजी मतलब और बॉटनी मतलब कि इन दोनों का जो है वो बायो ज्योग्राफी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहता है। बहुत सारे हमारे ऐसे मैथमेटिक्स और आर्ट्स, इनका मैथमेटिक्स और आर्ट्स को हम ज्योग्राफी में इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारा हेल्प करते हैं किसमें, जितने भी हमारा मैप्स वगैरह होते हैं, जो भी हम मैप्स वगैरह बनाते हैं, उन सब में हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम इन मैप्स को बनाने में ईजिली वो चीज़ हमारी हेल्प हो सके। एंड उसे हम एक डायमेंशन पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रॉम, अगर मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर मुझे ट्रैवल करना हो तो मुझे इसके बीच का डिस्टेंस इजीली पता चल जाएगा। सो मैथमेटिक्स ने ये इजी कर दिया था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेजर करने के लिए एरिया एंड डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड ये छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। अगर हम जिसका बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के केसेस में, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। जो एक ब्रांच है इसकी सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, अलेक्जेंडर वोल्ड हम्बल बोल्ट ने, एक जर्मन के जोग्राफर्स थे जिन्होंने एक ब्रांचेस जितनी भी है ज्योग्राफी की उनको एक सिस्टमेटिक अप्रोच में इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास ने। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको, अगर आपको ये दिख रहे होंगे तो। ठीक है, बेसिक आपको मैं क्लियरली कर देता हूँ, ये दोबारा एक बार बताता हूँ, मुझे लग रहा है मे भी कुछ डाउट ना हो। जितनी भी फिजिकल जोग्राफीज़ हैं उन सब का एक क्लोज रिलेशन रहता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती है, जिसमें फिजिक्स, बायो, बॉटनी, जॉलजी जितनी भी हैं ये सब आ जाती हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स और जो आर्ट्स के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स रह चुके हैं, मास्टर्स रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योग्राफी की डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम जितने भी मेजर्समेंट हैं, डिस्टेंस हैं, टाइम्स उनसे उनको प्रॉपर कैलकुलेट कर सकें और उस हिसाब से उनको आगे यूटिलाइज में कर सकें या यूज़ में कर सकें। ठीक है, अब उन्होंने बोला है हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थाट्स इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस। तो हिस्ट्री ऑफ जो जितने भी जोग्राफिकल थाट्स हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो हम बोल सकते हैं मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ जोग्राफी, जैसे सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स प्रोवाइड एज पर द रियलिटी विद द हेल्प ऑफ ए डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज़ लाइक कि कितनी पॉपुलेशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वी कैन से काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज द डेमोग्राफी। कि डेमोग्राफी क्या होता है, पॉपुलेशंस को काउंट करना है। जैसे जनगणना सेंसस होता है ना हमारा, तो सेंसस को हम क्या बोलते हैं, वो डेमोग्राफी का एक पार्ट होता है। ओके, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये मैंने आपको बता दिया, अलेक्जेंडर वोल्ड हम्बोल्ट ने, एक जर्मन के जोग्राफर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये एक छोटी सी डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, मैं इसको एक छोटा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। इसमें उन्होंने जोग्राफी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिकल और प्रिंसिपल, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, ह्यूमन में फर्दर उसको और एक्सप्लेन किया, जिसमें GIS GPS मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन सब का इंटरफेस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोग्राफी जो है वो जब आप बात करते हैं क्लाइमेट से भी डील करती है, हाइड्रोलॉजी से भी डील करती है, जियोमॉर्फोलॉजी से भी डील करती है, सॉइल टेक्नोलॉजी से भी, प्लांट, जॉलजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से ये क्या करती है, डील करती है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहता है छोटा सा हमारा, कि कार्ल रिट्जर एक इन्होंने भी इसमें काफ़ी, मैं आपको कार्ल रिट्जर भी दिखा देता हूँ। हेयर इट इज़, ये है कार्ल रिट्जर, इनकी एक फ़ोटो भी है, बहुत पुरानी है बट ठीक है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने भी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को रीजनल बेसिस के ऊपर डिफाइन किया था, कि कौन से रीजनल में कैसी एरिया है, उसका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्लानिंग्स हैं, मैक्रो एरियाज़ हैं, मीसो एरियाज़ हैं, माइक्रो एरियल्स हैं। ज़्यादातर जो अभी हम MSME पढ़ते हैं ना, माइक्रो एंड स्मॉल, उन सब से मैच करता है। और क्या क्या कंट्रीज़ हैं, उनका एरिया कैसा है, टाउन्स में है, अर्बन प्लानिंग है, रूरल प्लानिंग है, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिकल वो चीज़ें होती हैं जो हम जिन चीज़ को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लाइक जैसे फिजिकल ज्योग्राफी क्या क्या इंक्लूड करता है? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। ईच एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये चारों एलिमेंट जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन सब का रोल प्ले रहता है ह्यूमन लाइफ को और अच्छे से अच्छा बेटर करने के लिए। लैंड फॉर्म्स जो हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट्स, माउंटेन्स, वाटर, रिवर, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट, ये सब चीज़ें जो हैं वो लैंड फॉर्म्स हैं। ये सब ह्यूमन बीइंग ने इसको प्रॉपरली सेटल किया हुआ है। जैसे वाटर, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर उनके क्या क्या असर पड़ रहा है, लाइफ स्टॉक कैसा है, फूड्स, क्लोथ, वहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस बाय द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ओशंस क्या क्या फूड प्रोवाइड कर रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, इन्फ्लुएंस कैसा हो रहा है वहाँ पर। ये सब चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर एक रोल प्ले ज़रूर करती हैं, राइट। एट द एंड ये चैप्टर का आखिरी हिस्सा यहाँ पर क्या हुआ है कि ज्योग्राफी को अलग अलग ऑथर ने अपने अपने हिसाब से एक एक्सप्लेन करके ये तो अगर आप ये मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि अगर एग्ज़ाम में बाई चांस आता है और आपको कुछ कोड वगैरह पुट करना है तो आप इन डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसको रिचर्ड हार्टशॉन ने दिया है और हेटनर ने दिया है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है, बट ये सिर्फ पहला चैप्टर है। सो इसके आगे की वीडियोस भी मैं कंटिन्यू ऐसे ही डालता रहूँगा। सो बस इतना ही है कि आप कंटिन्यू इस सीरीज़ में रहना एंड प्रॉपरली इस चैनल को फॉलो करते रहना। एंड मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि मैं पूरा यहाँ पर कवर करूँगा। अगर किसी को इनिशियल स्टेज पर प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमें ज्योग्राफी कैसे कवर करना चाहिए, तो वो आराम से यहाँ से कवर कर सकता है। सो डू लाइक दिस वीडियो गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको सबसे पहले जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इस चैनल के ऊपर यूपीएससी से रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड, एनटीए का जो नेट एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड, जिसमें पेपर 1 का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक चीज़। पेपर 1 की कोई भी क्वेरी होगी आप उसको कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं इस चैनल में। एंड जो भी सर आपको पेपर 1 से रिलेटेड एंड कॉमर्स सेक्शन को अच्छे से कवर किया जाता है। सो आप बिना किसी वरी के आराम से अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। एंड आपका एनटीए का एग्ज़ाम भी रिसेंटली होने ही वाला है। सो आप बेफिक्र होकर अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी गवर्नमेंट तो वैसे भी आप फोकस करोगे अपनी पढ़ाई पे या नहीं करोगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप आराम से अपना फोकस करिए। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही होना है, तो जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ योर एडमिट कार्ड। सो विदाउट वरी आप बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर एंड कीप सपोर्टिंग, कीप फेथ ऑन योर सेल्फ एंड बी ब्लेस्ड एवरीवन। और अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत मेहनत करिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।